इस दुनिया में सबसे बुरा क्या है? अपनी मौत का इंतजार करना, या यह जानना कि आपकी मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक साया है जो रोज रात आपकी रूह को थोड़ा थोड़ा करके चबा रहा है। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 81 साल, और मैं इस वक्त एक ऐसे नर्क में हूं जिसे लोग ब्राइट शेड्स नर्सिंग होम कहते हैं। यहाँ की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जो हम बूढ़ों का शिकार करता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मर रहा हूं और यह बात मैं पूरी ईमानदारी और साफ दिमाग से कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में दिमाग साथ छोड़ देता है, याददाश्त धुंधली हो जाती है। मेरे बच्चे और मेरे पोते पोतियां भी यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं देख सकता हूं जो वो नहीं देख सकते। इस नर्सिंग होम में कुछ है, कुछ बहुत ही भयानक। जब मैं पहले हफ्ते यहाँ आया था तो मेरी मुलाकात माया नाम की एक महिला से हुई। वह मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने पहले ही दिन मुझसे एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि अर्जुन, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, बस हिलना मत, चुपचाप लेटे रहना, क्योंकि वो रात को खाना खाने आता है। मैंने उससे पूछा था कि वो कौन है, लेकिन माया ने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी तीसरी रात को मुझे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। पुरानी लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर भारी कदमों से चल रहा है। उसे छिपने की कोई परवाह नहीं थी। मुझे माया की सलाह याद आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्थर की तरह सीधा लेटा रहा। वो कदम मेरे कमरे के बाहर रुके और फिर आगे बढ़ गए। अगले दिन मैंने माया को यह बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि कल रात वो ईश्वरी के कमरे में गया था। ईश्वरी मेरे कमरे से 3 दरवाजे दूर रहती थी। अगले दिन सुबह पता चला कि ईश्वरी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने उन कदमों को उसके कमरे में जाते सुना था। अगली रात फिर वही हुआ। मेरे बगल वाले कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। फिर कदमों की आहट हुई और दरवाजा खुला। अचानक सिसकियां बंद हो गईं। कोई चीख नहीं और कोई शोर नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा जो कलेजा चीर दे। सुबह होते ही एक और लाश बाहर निकली। मैंने माया को घेरा और पूछा कि माया, मुझे सच बताओ, यहां क्या हो रहा है? मैं यहां अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने आया हूं, घुट घुट कर मरने नहीं। माया ने इधर उधर देखा और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई कि तुम खुद देख लोगे अर्जुन, एक दिन तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। मैंने चिढ़कर कहा कि पहेलियां मत बुझाओ, आखिर वो क्या है? माया ने फिर से चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा और कहा कि हम इसके बारे में यहां बात नहीं कर सकते, नर्सें सुन लेंगी। मैंने हैरानी से पूछा कि तो क्या हुआ? हमें उन्हें बताना चाहिए, वो हमारी मदद के लिए हैं। माया ने कड़वाहट से हंसते हुए सिर हिलाया। वो मदद नहीं करेंगी अर्जुन, उन्हें सब पता है। वो जानती हैं कि हर रात वो आता है और वो जानबूझकर उसके रास्ते से हट जाती हैं। यहां तक कि वो नई नर्स जिया भी, जो अभी कल ही आई है और सबके साथ मुस्कुराकर बात कर रही है, कुछ ही दिनों में वो भी लाइन पर आ जाएगी। उसे भी चुप रहना सिखा दिया जाएगा। मेरी रूह कांप गई। यह कैसा नर्क था जहां बचाने वाले ही शिकारी के मददगार थे। मैंने पूछा कि यह कब से चल रहा है? माया ने शून्य में देखते हुए कहा कि मेरे यहां आने से भी बहुत पहले से। अफवाह तो यह है कि जब वो चीज हमें मार देती है तो नर्सें बस हमारी जगह दूसरे बूढ़ों को ले आती हैं। मैंने डरते हुए पूछा कि पर वो हमें एक ही बार में क्यों नहीं मार देता? माया ने जवाब दिया कि उसे हमारे शरीर की तलाश नहीं है अर्जुन, उसे हमारी जिंदगी चाहिए, हमारी रूह और हमारी ऊर्जा। वो उसे थोड़ा थोड़ा करके सोखता है। इसमें दिन लग सकते हैं और महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम यहां से नहीं निकले तो तुम्हारी मौत तय है। तभी पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें टोका। उसका नाम बलदेव था। उसने गुस्से में कहा कि माया, तुम्हें पता है कि इस बारे में बात करना मना है। अर्जुन, मेरी एक सलाह याद रखना, जब वो तुम्हारे पास आए तो लड़ना मत, जितना लड़ोगे उतना ही दर्द होगा। बलदेव वापस टीवी देखने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में अब बस मौत का खौफ नाच रहा था।
सोचिए, आप एक ऐसे शिकारी के पिंजरे में बंद हैं जो आपको मारता नहीं है, बल्कि हर रात आपकी आत्मा का एक कतरा निकाल कर ले जाता है। बलदेव की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मेरा बेटा करण पुलिस में है और दूसरा बेटा राहुल एयरफोर्स में। मेरी बेटी पत्रकार है। सब अपनी अपनी जिंदगी में सफल हैं। जब वो मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाता। मुझे डर लगता है कि वो मुझे पागल समझकर किसी और भी सख्त जगह न भेज दें। 2 हफ्ते बीत गए। कुछ रातें शांति से कटती तो कुछ रातों को वही भारी कदमों की आवाजें दिल की धड़कनें बढ़ा देती। हर सुबह जब हम नाश्ते की मेज पर मिलते तो हम एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते कि कल रात शिकार कौन बना था। बलदेव अब बहुत कम बोलता था। वह हर वक्त थका हुआ लगता था। माया के चेहरे पर भी झुर्रियां गहरी हो गई थीं और नर्सें तो ऐसे घूमती थीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि वो नई नर्स जिया भी, जो शुरू में बहुत खुश मिजाज थी, अब उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसने हार मान ली हो। और फिर एक रात मैंने आखिरकार उसे देख ही लिया। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। गलियारे में वही चिढ़ परिचित आहट हुई। इस बार वो कदम मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गए। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। दरवाजे की कुंडी धीरे से घूमी और दरवाजा एक लंबी चरमराहट के साथ खुला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उसका सिर दरवाजे के ऊपरी हिस्से को छू रहा था। उसका शरीर एक पतले काले साए जैसा था, जो इंसानी तो था पर इंसान नहीं। जैसे जैसे वो मेरे बिस्तर के करीब आया, कमरे की रोशनी जैसे पूरी तरह खत्म हो गई। वो मेरे ऊपर झुक गया। उसकी आंखें आंखें नहीं थीं, बल्कि 2 छोटी छोटी मध्यम रोशनी की तरह चमक रही थीं। मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। मैं बस चुपचाप लेटा रहा। उसने अपने लंबे और ठंडे हाथ मेरे गले पर रखे। उसकी सांसें बहुत भारी और खरखराहट भरी थीं, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। जैसे ही उसके हाथों ने मेरे गले को छुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दम घुट रहा है और मेरा जी मिचलाने लगा। वो एहसास बहुत ही घिनौना था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर से कोई चीज खींच कर बाहर निकाली जा रही है। मेरी सारी ताकत और मेरी सारी ऊर्जा उस साए के अंदर समा रही थी। मैं तड़पा और मैंने उसके हाथों को हटाने की कोशिश की। उसकी खाल बर्फ जैसी ठंडी और चमड़े जैसी सख्त थी, लेकिन मुझ में जोर नहीं बचा था। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, मैं बेदम होकर बिस्तर पर गिर गया। वह साया पलटा और उसी शांति से कमरे के बाहर चला गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं महीनों से सोया नहीं हूं। मेरा शरीर टूट रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह कोई बुरा सपना था, लेकिन मेरा मन जानता था कि वो सच था। वो चीज असली थी। मैं और चुप नहीं रह सकता था। अगर मैं चुप रहा तो वो मुझे और माया को धीरे धीरे निगल जाएगा। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैंने अपना फोन उठाया और अपने बेटे करण को फोन किया। करण एक जासूस है, उसे इन सब बातों की समझ होनी चाहिए। उसने पहली बार में फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन आया। उसने पूछा कि हेलो पापा, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने उससे कहा कि करण बेटा, क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। करण थोड़ा हिचकिचाया और फिर मान गया। अगले दिन दोपहर के 12 बजे वो आ गया। नाश्ते के वक्त माया मेरे साथ बैठी थी। तभी हमने देखा कि एक परिवार रोता बिलखता हुआ अंदर आ रहा है। माया ने बहुत धीरे से कहा कि वो बलदेव था अर्जुन। कल रात उसे बलदेव पसंद आ गया। माया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने मुझसे कहा कि तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो। मैंने फुसफुसाते हुए कहा कि मैंने उसे देखा माया, कल रात वो मेरे पास आया था। माया ने एक लंबी सांस ली और कहा कि दुआ करो कि उसे तुम ज्यादा पसंद ना आ जाओ, क्योंकि अगर उसे कोई पसंद आ जाता है तो वो उससे बार बार मिलने आता है, जब तक कि वो पूरी तरह खत्म न हो जाए। करण के आने पर मैं उसके साथ बाहर लंच पर गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, उन कदमों के बारे में और उस रात के भयानक साए के बारे में। करण मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर शक और चिंता साफ दिख रही थी।
उसने पूछा कि पापा, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने जो देखा वो सच था? मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं पागल नहीं हूं करण, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं बस चाहता हूं कि तुम इस जगह के बारे में छानबीन करो। क्या कभी यहां के खिलाफ कोई शिकायत आई है? करण ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है पापा, मैं अपने स्तर पर कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगा। इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब आपको पता हो कि हर बीतता हुआ पल आपको मौत के करीब ले जा रहा है। करण को गए हुए कई दिन बीत चुके थे। उन रातों में वो चीज 2 बार और मेरे कमरे में आई। हर बार वो मेरी जिंदगी का एक और हिस्सा चूस कर ले जाती। अब तो हालत यह थी कि मैं अपनी व्हील चेयर से बिस्तर तक जाने में भी हांफने लगा था। हफ्ते के अंत में आखिरकार करण का फोन आया। मैं अपने कमरे में अकेला था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। मैंने पूछा कि करण, कुछ पता चला? करण की आवाज में निराशा थी। उसने कहा कि पापा, मैंने ब्राइट शेड्स के बारे में सब कुछ छान मारा। वहां का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। कोई रहस्यमयी मौत नहीं और कोई पुलिस केस नहीं। यहां तक कि पिछले 5 सालों में एक भी गंभीर शिकायत दर्ज नहीं हुई है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कि यह कैसे मुमकिन है करण? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं। करण ने धीमे से कहा कि पापा देखिए, वहां 1 साल पहले नर्सों के खिलाफ एक छोटी सी शिकायत हुई थी कि वो मरीजों की बीमारी पर ध्यान नहीं देती, लेकिन उसकी जांच हुई और कुछ नहीं निकला। शायद आपकी उम्र और अकेलेपन की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। तुम भी मेरा यकीन नहीं कर रहे? मैंने कड़वाहट से पूछा। करण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा पापा, लेकिन बिना किसी सबूत के मैं क्या कर सकता हूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं? मैंने फोन काट दिया। निराशा और गुस्से ने मुझे घेर लिया था। जब मैंने फोन नीचे रखा तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के पास से एक साया तेजी से हट गया। कोई नर्स मुझे सुन रही थी। रात को डिनर के वक्त माया बहुत डरी हुई थी। उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया अर्जुन? कल रात नर्सें तुम्हारे बारे में बात कर रही थीं। मैंने कहा कि मैंने अपने बेटे से जांच करने को कहा था। माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि क्या तुम पागल हो? अर्जुन, अगर उसे पता चल गया कि कोई बाहर बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। उसे शांति पसंद है। मैंने गुस्से में कहा कि तो क्या हम बस यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करें? माया ने कांपते हुए कहा कि उससे कोई नहीं जीत सकता। यहां कोई हथियार काम नहीं करता। उसके 1 हफ्ते बाद माया भी चली गई। वो सुबह कभी नहीं जागी। मेरा इकलौता सहारा और मेरी इकलौती दोस्त भी उस शैतान की भेंट चढ़ गई। अब मैं पूरी तरह अकेला था। लेकिन उस रात मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा। भले ही मैं एक कमजोर बूढ़ा हूं, लेकिन अपनी जवानी में मैं एक जांबाज ऑफिसर रह चुका हूं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। माया की मौत के बाद वाली रात को मैंने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपनी व्हील चेयर को दरवाजे के पीछे अड्डा दिया। मैंने एक भारी अलमारी को भी खिसकाने की कोशिश की ताकि दरवाजा न खुल सके। मेरे पास एक भारी लैंप था जिसे मैंने हथियार की तरह अपने पास रखा। मैं जागता रहा और अंधेरे में उस साए का इंतजार करता रहा। देर रात गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वो आवाज तेज थी जैसे वो गुस्से में हो। कदम मेरे दरवाजे पर आकर रुके। साये ने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की। व्हील चेयर की वजह से दरवाजा रुक गया। मैंने बाहर से एक अजीब सी गुर्राहट सुनी, जैसे कोई जानवर गुस्से में फुफकार रहा हो। तभी एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुला। मेरी व्हील चेयर और वो अलमारी तिनकों की तरह उड़कर एक तरफ जा गिरे। वो साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। उसकी आंखों की रोशनी तेज थी। वो सीधा मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। मैंने लैंप से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने मुझे रोक लिया हो। उसने मेरा गला पकड़ा और इस बार उसका वार बहुत क्रूर था। मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। मैं उसकी खाल को नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां बस ठंडी हवा को छू रही थीं। मैं हार गया था। मैं अब वो
जांबाज कमांडो अर्जुन नहीं था जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। मैं तो बस एक लाचार बूढ़ा था जो अपनी मौत के सामने बेबस था। जब उस चीज ने मुझे छोड़ा तो मेरी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था और कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। वो साया मेरे पास खड़ा होकर एक अजीब तरीके से हंसने लगा, एक ऐसी आवाज जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। उसने किसी पालतू जानवर की तरह मेरे गाल को थपथपाया और दरवाजा बंद करके चला गया। अब मैं बस अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है कि वो आज रात वापस आएगा और इस बार वो अपना काम पूरा कर देगा। मैं यह सब एक कागज पर लिख रहा हूं। उम्मीद है कि कोई इसे पढ़ेगा। जिया, अगर तुम्हें यह खत मिले तो इसे मेरे परिवार तक पहुंचा देना। मैंने तुम्हारी आंखों में वो पछतावा देखा है। तुम जानती हो यहां क्या हो रहा है, लेकिन तुम डरती हो। प्लीज एक आखिरी बार अपनी इंसानियत दिखाओ और इसे बाहर भेजो। किसी को मत बताना कि तुम्हें यह मिला है, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें पूरा हक है मुझ पर शक करने का। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यकीन नहीं करता, लेकिन यह सच है। इस नर्सिंग होम की दीवारों के पीछे एक शैतान बसता है जो हर रात हमें थोड़ा थोड़ा करके खाता है। और यहाँ की नर्सें तो सब जानती हैं, वो उसे छिपा रही हैं। वो शैतान को खुश रखने के लिए हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाहर फिर से कदमों की आहट हो रही है। वो वापस आ रहा है। इस बार मैं नहीं लड़ूंगा। अब मुझ में जोर नहीं बचा। जो होना है हो जाने दो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस खत को पढ़ेगा वो इस नर्क को खत्म करेगा। वो दरवाजे पर है। अलविदा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। दोस्तों, 92% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।